क्या आप भी चलते चलते थक जाते हैं? थोड़ा चलने पर आपकी श्वसन की दर बढ़ना चालू हो जाती है। थोड़ा सा चले कि आप हांफने लग जाते हैं। आपकी भी आंखों में अगर जलन, ड्राइनेस होना चालू हो गई है, या फिर पूरे शरीर पर, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते, साथ में बहुत कमजोरी और मसल फटिग अगर आपको हो रहा है, या फिर आप फेफड़े या लिम्फ नोड से संबंधित किसी भी समस्या से ग्रसित अगर हैं, तो ये लक्षण हो सकते हैं सार्कोइडोसिस के। सार्कोइडोसिस एक ऐसी समस्या जिसके होने की कोई वजह पता नहीं है। ये माना जाता है कि ये इडियोपैथिक ओरिजिन की डिसीज है। इसका रीजन क्या है शरीर में होने का, इसका कोई एग्जैक्ट कॉज अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा है। लेकिन हमारी बिगड़ती हुई जीवन शैली, बिगड़ते हुए हमारे खान पान के तरीके, घटती हुई रोगों से लड़ने की क्षमता, बढ़ता हुआ हमारा स्वाद के प्रति मोह, ये निश्चित ही कहीं ना कहीं इस बीमारी के मूल कारण माने जा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा। आज बात करेंगे सार्कोइडोसिस की प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा। किस तरीके से हम घर पर सार्कोइडोसिस जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज कर सकते हैं, उसको जहां है वहां रोकने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सार्कोइडोसिस का मतलब। सार्कोइडोसिस, सार्कोइड का मतलब होता है बंच ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स। मतलब शरीर में विशेष तौर पर, वैसे तो ये शरीर के किसी भी भाग में पाई जा सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर सीएनएस टिल योर हील। कहीं भी, हील का मतलब ये अर्थराइटिस के रूप में सार्कोइडोसिस का एक प्रकार होता है जो अर्थराइटिस के रूप में अपने आप को शरीर में रिप्रेजेंट करता है। सीएनएस का मतलब होता है न्यूरो सार्कोइडोसिस। अगर सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट आता है तो ये न्यूरो सार्कोइडोसिस के रूप में, तो यहां से लेकर के पैर तक पूरे शरीर पर जिसका कब्जा हो सकता है, वैसी बीमारी है ये। इसमें सार्कोइड का मतलब होता है बंच ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स। इन्फ्लेमेटरी सेल्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी कोशिका जिसमें 5 साइन आ रहे हों, रूबर, ट्यूबर, डॉलर, कैलर, और उसके फंक्शन में कमी आना। अगर किसी भी सेल में ये 5 साइन आ रहे हैं तो ये मान लीजिए वो सेल इन्फ्लेमेटरी सेल के नाम से जानी जाएगी। उस सेल के आगे हम हेपेटाइटिस का मतलब होता है हेपेटोसाइट्स में आइटिस हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। गैस्ट्राइटिस मतलब आमाशय की कोशिकाओं में ये 5 साइन आना, आइटिस हो जाना, तो गैस्ट्राइटिस। जैसे कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टाइवा पर आइटिस हो जाना। ऐसे ही शरीर के किसी भी कोश तंत्र पर, किसी भी कोशिका पर यदि इन्फ्लेमेशन होगा तो उस इन्फ्लेमेशन को हम मानेंगे इन्फ्लेमेटरी सेल। तो बंच ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं इनको सार्कोइड बोला जाता है। और जब ये सार्कोइड्स जो हैं ये थोड़ा सा और ज्यादा एक क्लस्टर टाइप का फॉर्म कर लेते हैं, एक बड़ा सा गुच्छा जब इनका बन जाता है, तब फिर इसी को बोला जाता है सार्कोइडोसिस। मतलब इसकी ग्रोथ थोड़ी सी और ज्यादा होकर के जो सार्कोइड हैं वो फैलना फूलना चालू हो जाएं, इसको माना जाएगा सार्कोइडोसिस। अब हम देखते हैं कि सार्कोइडोसिस के लक्षण क्या होते हैं। तो सामान्य तौर पर ये इन्फ्लेमेटरी चेंज आता कहां कहां पर है, हम देखेंगे। ये इन्फ्लेमेटरी चेंज आंखों पर सामान्यतः ज्यादा पाया जाता है। आंखों पर अगर ये आता है तो जो ब्लरिंग ऑफ विजन होना चालू हो जाता है, आपकी जो देखने की क्षमता है, विजन आपका थोड़ा सा ब्लर होना चालू हो जाता है। आपकी आंखों में हमेशा ड्राइनेस बनी रहती है, लालिमा सी आना चालू हो जाती है, और आपके विजन पर तो नो डाउट इसकी वजह से बड़ी समस्या आती है। दूसरा नंबर है, वो है आपकी स्किन। स्किन पर भी बहुत ज्यादा रेडनेस आना चालू हो जाना। दूसरे नंबर पर
स्किन पर रेडनेस के साथ में स्किन सोर्स आना चालू हो जाते हैं, स्किन त्वचा पर जलन सी महसूस होना चालू हो जाए, ऐसा अगर होगा, पैची रेडनेस के स्पॉट्स आपके स्किन पर पाए जाएंगे। सामान्य तौर पर ये घुटने से नीचे नीचे के हिस्से पर ज्यादातर पाए जाते हैं। तीसरी जो कॉमन साइट है इसकी वो है लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ एडिनोपैथी कराने का काम करती है। सामान्यतः ये मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स जो होती हैं, यहां पर जो लिम्फ नोड्स होती हैं इनमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है इसका, तो इसको मीडियास्टिनल लिम्फ एडिनोपैथी भी बोला जाता है। अब आती है बारी फेफड़ों की। तो लंग्स इसके लिए एक बहुत ही फेवरेबल टाइप की कंडीशन ऑर्गन माने जाते हैं। लंग्स में अगर एक बार इन्फ्लेमेटरी चेंज आया, सार्कॉइड अगर लंग में बनना चालू हुआ, तो ये बहुत सारे स्टेजेस को क्रॉस करता है। पहले नंबर पर जो होता है वो होता है लिम्फ एडिनोपैथी। जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंडुलर पैटर्न जो है उसमें धीरे धीरे करके सार्कॉइड जो है वो बनना चालू होते हैं, वहां पर सार्कॉइडोसिस होना चालू होती है। धीरे धीरे करके ये जो लिम्फ एडिनोपैथी है ये जाती है लिम्फ एडिनोपैथी प्लस पैरेंकाइमल लंग डिसीज। पैरेंकाइमल लंग डिसीज का मतलब होता है लंग पैरेंकाइमा इस सार्कॉइड की प्रेजेंस की वजह से धीरे धीरे करके खराब होना चालू हो जाती है। और लंग पैरेंकाइमा अगर धीरे धीरे करके खराब होगी तो ये आपके शरीर में ऑक्सीजन के सैचुरेशन को रोकने का काम करेगी। आपके शरीर में यहां से थकान आना चालू हो जाएगी। आपके जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो सैलो ब्रीदिंग पैटर्न पर शिफ्ट हो जाएंगे। आप पूरी सांस ही नहीं भर पाएंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आना चालू हो जाएगा इसमें। ये होगा जब आप सेकेंड स्टेज पर आ जाएंगे, जब आपके लिम्फ एडिनोपैथी तो हो ही रहा है, साथ में आपको पैरेंकाइमल लंग डिसीज का इन्वॉल्वमेंट आना चालू हो जाए। अब जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन जैसे ही हटेगा, अब आपका लिम्फ एडिनोपैथी जो हो रही थी, मतलब जो आपके प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जब तक चालू थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही लिम्फ एडिनोपैथी हट जाएगी तब तीसरी स्टेज में रह जाएगा केवल लंग पैरेंकाइमल डिसीज। लंग पैरेंकाइमल लंग डिसीज जो है इसमें अब आपके फेफड़े की क्षमता धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगी। आपका फेफड़ा ना तो अब ऑक्सीजन ज्यादा एक्सेप्ट कर पाएगा, ना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर भेज पाएगा। ये आपके लिए एक बड़ी समस्या की एक तरीके से शुरुआत होगी। कहा जाता है एक तरीके से अगर ये बोल दिया जाए कि यहां से आपके शरीर के अंत का आरंभ होना चालू हो जाएगा, ये प्रॉब्लमेटिक स्टेज होगी। यहां से जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो फोर्थ स्टेज होती है। फोर्थ स्टेज होगी पैरेंकाइमल लंग डिसीज के बाद जो डिसीज आती है, जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिसीज मान सकते हैं या फिर लंग फाइब्रोसिस भी मान सकते हैं। अगर ये हुई तो फिर मान लीजिए आईएलडी के बारे में मैं शायद मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और अगर नहीं है तो आईएलडी का मैं वीडियो जल्दी ही बना के पोस्ट कर दूंगा। तो ये जो लंग फाइब्रोसिस या इंटरस्टिशियल लंग डिसीज जिसको बोला जाता है, उसका मतलब है कि आपके फेफड़े ऑलमोस्ट अब काम करने की स्थिति में नहीं रहे हैं। अब आपको अपने फेफड़ों पर बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एक्सटर्नल सपोर्ट का भी व्यवस्था आपको करनी पड़ सकती है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की यूज यहाँ रिक्वायरमेंट कभी कभी ज्यादा जरूरी हो जाता है, या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का यूज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके फेफड़े अब सामान्य हवा में से ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके आपके शरीर की ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं करने की कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये होती है फोर्थ स्टेज ऑफ सार्कोइडोसिस। अब हम देखें सार्कोइडोसिस में अगर इन्वॉल्वमेंट आ गया आपका न्यूरो सिस्टम का, अगर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, तो नर्वस सिस्टम जैसे ही सार्कोइडोसिस में इन्वॉल्व होगा फिर आपका कोऑर्डिनेशन बिगड़ना चालू हो जाएगा। फिर आपके मूवमेंट्स जो है ना वो हैम्पर होना चालू हो जाएंगे। फिर आपके विजन में प्रॉब्लम ज्यादा होना चालू हो जाएगी। फिर आपकी स्पीच में प्रॉब्लम ज्यादा होना चालू हो जाएगी। आपकी हेयरिंग कैपेसिटी वीक होना चालू हो जाएगी। और एक तरीके से कह दिया जाए कि ये क्रैनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट अगर हुआ तो क्रैनियल नर्व 13 नंबर जो होते हैं, इन सारे के 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स जो होते हैं, ये क्रैनियल नर्व पर अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो फिर समझ लीजिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जानी है। इस कंडीशन को कैसे भी करके आपको अगर ट्रीट करना है तो अब आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। और सामान्य तौर पर तो सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता नहीं है सार्कोइडोसिस में, लेकिन अगर हुआ
तो फिर आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ सार्कोइडोसिस। तो मैनेजमेंट ऑफ सार्कोइडोसिस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर सार्कॉइड बन गए हैं, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस बॉडी पर आ रहे थे, तो आपको अपने शरीर की इम्यूनिटी को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि इन्फ्लेमेशन आपका स्वतः शरीर खत्म करना चालू कर दे। क्योंकि इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है एक एक्यूट वेस्कुलर और एक्यूट रेस्पॉन्स टुवर्ड एनी इन्वेजन। इन्फ्लेमेशन तब होता है जब शरीर में कहीं भी कोई भी एंटीजन के रूप में कोई भी चीज घुसेगी। जैसे अगर आंख में आपके धूल का कण जाएगा तो आंख लाल होना चालू हो जाएगी, उसको बोला जाएगा कि आपके आंख में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ गए हैं। आप अगर त्वचा पर जोर से किसी पत्थर से ऐसे रगड़ दोगे तो डर्मेटाइटिस हो जाएगी, डर्मल लेयर पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि उस समय शरीर पर जो स्क्रैच आया है, उस स्क्रैच को आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो भरने की कोशिश करेगी ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसको बोलते हैं आपका इन्फ्लेमेटरी साइन। इन्फ्लेमेटरी साइन को आपको अगर अपने बॉडी को अच्छे तरीके से रिवाइवल पर डालना है तो आपके शरीर में से सबसे पहले नंबर पर टॉक्सिन्स को रिमूव कराना होगा। क्योंकि बीमारी होने का मूल कारण जो है वो माना जाता है सर्वेषां रोगाणाम निदानम कुपितः मलः। शरीर में कोई भी रोग, आप कब्ज से लेकर के कैंसर तक किसी भी रोग की बात करिए, आपके शरीर में रोग घुसने के लिए जब तैयारी करेगा तो वो सबसे पहले देखेगा कि इनके शरीर में मल है कि नहीं है, शरीर इनका तैयार है कि नहीं है कि हम घुसें। जैसे जब हम मिट्टी को तैयार करते हैं और उसके बाद जब मिट्टी में बीज डालते हैं तो फिर मिट्टी उस बीज को पेड़ के रूप में हमें लौटा के देती है। लेकिन अगर हम मिट्टी को ही बिगाड़ दें, फेवरेबल कंडीशन जो बीज के लिए हमने मिट्टी में पैदा करी थी उनको खत्म कर दें, तो फिर बीज पेड़ के रूप में कभी नहीं पनप पाएगा। तो ये बीमारी का बीज जो है ये हमारे शरीर में तभी बड़ा होकर के पेड़ बन पाता है जब हमारे शरीर की मिट्टी जो है वो एक फेवरेबल कंडीशन तैयार होती है उस बीज के लिए। और वो फेवरेबल कंडीशन क्या है? फेवरेबल कंडीशन है सर्वे रोगः मलावसा। शरीर में मल रुकना चालू हुआ कि आप मान लीजिए कोई भी रोग आपके शरीर में आ सकता है। तो आपको अगर रोग से दूर रहना है तो आपको अपने शरीर को बिल्कुल साफ रखना पड़ेगा। और कहा जाता है शुद्धि पे मैंने कल ही वीडियो बनाया था, आप शुद्धि देख सकते हैं। चौका शुद्धि है, 4 शुद्धियां हैं। आप अगर पूरे तरीके से शुद्ध रहना चाहते हैं, पूरे तरीके से निरोग रहना चाहते हैं, और निरोग क्यों, मैं तो कहूंगा पूरे तरीके से सुखी अगर रहना चाहते हैं, क्योंकि सुख और निरोग में अंतर है। निरोग का मतलब होता है कि आपके शरीर में कोई रोग ना हो, और सुख का मतलब होता है कि रोग तो नहीं हो, मन में कलेश भी नहीं हो, आपके आसपास जो लोग आपके साथ दुर्व्यवहार कर दें उसके प्रति आपके मन में प्रतिशोध लेने की भावना भी ना आए, उसको बोलते हैं सुख, स्थिरता। कहा जाता है धैर्य जो है वो इंसान में अगर आ जाए तो धीरे धीरे सुख आना चालू होता है, लेकिन धैर्य बड़ी मुश्किल से आता है। तो आप अगर ये चौका शुद्धि वाला प्रॉपर पूरा वीडियो देख करके आप देखेंगे, उसमें चारों शुद्धियां हैं। काल शुद्धि है, उसमें क्षेत्र शुद्धि है, उसमें भाव शुद्धि है और उसमें द्रव्य शुद्धि है। ये चारों शुद्धियां आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए क्यों आवश्यक हैं, ये उसमें पूरा बताया गया है। अब हम देखते हैं कि सार्कोइडोसिस में ट्रीटमेंट का पैटर्न आपका क्या रहेगा। तो आप सबसे पहले शरीर शुद्धि के लिए आपने सवेरे जागते ही ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पी लिया। आप कम से कम 4 ग्लास पानी पी लो। अगर आपको किडनी में कोई समस्या नहीं है, आपके पेट में पानी नहीं भरा हुआ है, या फिर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 4 ग्लास पानी सवेरे सवेरे आराम से पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊषा पान का वीडियो है, आप ऊषा पान के वीडियो को देख सकते हैं कि ऊषा पान किस तरीके से किया जाएगा और कैसे करके ऊषा पान फायदा करता है। आपने पानी पी लिया, पानी पीने के बाद 5 मिनट के लिए आप रुक करके उसके बाद फिर आप मोशन जाएंगे। मोशन गए, हाथ मुंह धोया, मंजन किया। मंजन करने के बाद फिर आपको सरसों के तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा हल्दी मिला करके ऑयल पुलिंग करनी है। ऑयल पुलिंग का पूरा वीडियो है, आप उसको देख करके ऑयल पुलिंग किस तरीके से करनी है और कैसे करके ऑयल पुलिंग फायदा करती है आप समझ सकते हैं। ऑयल पुलिंग कर ली, इसके बाद
अब आप मंजन करते हैं। हाउ टू ब्रश का एक वीडियो है, मंजन करने के तरीके भी हमारे थोड़े गड़बड़ हैं, तो हाउ टू ब्रश, किस तरीके से आपको अपने दांतों को साफ करना है, किस तरीके से अपनी ओरल कैविटी का ध्यान रखना है, आप देख सकते हैं। हाउ टू कीप योर ओरल कैविटी क्लीन, इस तरीके से एक वीडियो का टॉपिक है, आप देख सकते हैं, या आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा उसमें वीडियोस की लिस्ट में। इसके बाद फिर आपको ध्यान रखना है कि जब आपने पेट साफ कर लिया, अब आपने ओरल कैविटी को प्रॉपरली लुब्रिकेट करने के लिए ऑयल पुलिंग कर ली और मंजन करके आपने ओरल कैविटी की पूरी सफाई कर दी, अब आपको श्वसन की क्रिया करनी है। श्वसन की क्रिया करने के पहले शिथिलीकरण व्यायाम, जोड़ों का व्यायाम, तो जोड़ों के व्यायाम के लिए जोड़ों का व्यायाम का पूरा वीडियो है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेक टिल योर हील्स। आप गर्दन से लेकर के एड़ी तक के जोड़ों को किस तरीके से मूव करें कि आपको पूरे जोड़ों पर शिथिलीकरण होना चालू हो जाए, पूरे जोड़ों की मांसपेशियां जो है वो थोड़ी सी लूज होना चालू हो जाए, ढीली होना चालू हो जाए, कड़ापन उनका कम होना चालू हो जाए, ताकि आप बाकी के व्यायाम को करने के लिए एलिजिबल हो जाए। तो जोड़ों का व्यायाम कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको प्राणायाम करना है, और प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है ये बहुत इफेक्टिवली इस समस्या में काम करेगा। अनुलोम विलोम में चंद्र अनुलोम विलोम, सूर्य अनुलोम विलोम, चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, ये चारों प्राणायाम 3-3 मिनट करने हैं, 12 मिनट हो जाएंगे। इसके बाद फिर आपको नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अगर आपने ये नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम 8 मिनट कर लिया तो 12 मिनट में आपने नाड़ी शोधन करने की तैयारी कर ली थी, और अब आपने इस प्राणायाम को, नाड़ी शोधन को करके नाड़ियों में शुद्धि कर दी, ईड़ा और पिंगला आपकी दोनों सामंजस्य से चलना चालू हो गई। ये पांचों प्राणायाम के वीडियो अलग अलग आपको मिल जाएंगे इसी YouTube चैनल पर। आप सर्च करेंगे प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या प्राणायाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये सारा मिल जाएगा। इसके बाद बारी आती है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग जो है ये अगर आप कर लेते हैं तो यहां आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने की क्षमता जो है वो डेवलप होना चालू हो जाएगी, और निश्चित ही ये डीप ब्रीदिंग आपके इस सार्कोइडोसिस की बढ़ती हुई समस्या को बहुत जल्दी कम करने का काम करेगी, बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा अब हम आते हैं कुछ ऐसे आसनों के ऊपर जिन आसनों को करके हम अपने फेफड़ों को थोड़ा सा इस तरीके से चौड़ा कर सकते हैं। चेस्ट एक्सपेंशन के जो आसन होते हैं वो कर सकते हैं। तो चेस्ट एक्सपेंशन के आसनों में पहला आसन जो हम खड़े होके कर सकते हैं, खड़े होके हम दोनों हाथों को श्वास भरते हुए उठाएंगे, हाथ ऊपर चले जाएं, दोनों बाजू आपके कानों पर लग जाएं, और उसके बाद आपको श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को पीछे की तरफ और गर्दन को पीछे की तरफ ले जाते हुए सीनों को इस तरीके से खोलना है। जैसे जैसे ये सीना इस तरीके से खोलेगा, फेफड़े आपके फूलेंगे, फैलेंगे, और उनमें एयर को एक्सेप्ट करने की क्षमता धीरे धीरे करके आना चालू हो जाएगी। और प्रोसेस ये जो है ना, ये जल्दी करने वाला नहीं है, बहुत आराम से करेंगे। तो आसनों का वीडियो मैं डेफिनेटली आसन के नाम अभी बता देता हूं, और जल्दी ही मैं सारे के सारे आसनों का छोटा छोटा वीडियो बना करके प्रॉपर तरीका आसन को करने का, आसन में किस तरीके से रुकेंगे, श्वसन की जो पैटर्न है वो कैसी रहेगी, और आसन से वापस किस तरीके से आएंगे, ये काफी इफेक्टिव रहने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं नाम बता देता हूं। एक तो हो जाएगा ताड़ासन, दूसरा हो जाएगा आपका इसी में अर्ध चक्रासन, फिर हो जाएगा तिर्यक ताड़ासन, फिर हो जाएगा अर्ध कटी चक्रासन, और एक होगा कटी चक्रासन। ये 5 स्टैंडिंग सीरीज के आसन हैं। इन आसनों को करने से आपके फेफड़ों में धीरे धीरे करके ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने की क्षमता जो है वो बढ़ना चालू हो जाएगी। आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी जो होना चालू हो गई थी वो धीरे धीरे करके पूरी होना चालू हो जाएगी। इसके बाद अगर आप सीधे लेट करके आसन कर रहे हैं, तो सीधे लेट करके आसन में जब आप आसन करोगे तो एक मत्स्यासन होता है। सीधे लेटे हुए हैं, दोनों हाथ इस तरीके से कंधे के बगल में रख के आपको अपने गर्दन को पूरा क्राउन ऑफ हेड जो है वो जमीन पर लगा लेना है, और ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका एक्सपेंड हो जाता है, तो इसको मत्स्यासन बोला जाता है। ये काफी इफेक्टिव आसन है, बहुत अच्छा रहेगा ये, इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। अगर आप पेट केवल लेटकर आसन करते हैं तो भुजंगासन है, तिर्यक भुजंगासन है, या मकरासन है, ये आसन अच्छे हैं, इन आसनों का अभ्यास आप कर सकते हैं। अगर आप बैठकर आसन करना चाहते हैं तो बैठ के आसन करने में आपका गौमुखासन जो होता है ये काफी इफेक्टिव है, दोनों तरफ से आपको ये करना है, और कम से कम 30-30 सेकेंड एक बार में
आसन को होल्ड करना है और 3-3 बार आप आसन को रिपीट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आसन आएगा बैकवर्ड बेंडिंग का ऊष्ट्रासन। तो आपसे जो आसन आसानी से हो सकते हैं वो आसन आप करेंगे। ठीक है, ये तो हो जाएगी आसनों की स्थिति। अब बारी आती है, आपने ये सवेरे सवेरे का रूटीन कर लिया, अब आपने व्यायाम करके पूरा बात खत्म हो गई आपकी। अब आपकी बारी आती है आहार चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा में आप क्या कर सकते हैं। तो आहार चिकित्सा पहले लेते हैं। आहार चिकित्सा में मुलैठी, काली मिर्च, सौंठ, मेथी और इसके साथ में अगर आप चाहें तो जो च्यवनप्राश है वो भी काफी इफेक्टिवली, क्योंकि च्यवनप्राश में बहुत सारी चीजें होती हैं जो म्यूकोलाइटिक होती हैं, जो एक्सपेक्टोरेंट होती हैं, जो ब्रोंकोडायलेटर होती हैं, उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। अमलतास एक पेड़ होता है, उस अमलतास की फलियां आप आराम से ले सकते हैं, वो आपके लिए